हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं गट के बारे में कि गट के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा हम कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हमने देख चुके हैं। इससे पहले हम टंग के बारे में, टीथ के बारे में, सभी के बारे में जान चुके हैं। स्टमक के बारे में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले ली है। तो ये सभी चीजें ये बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के बाद में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, गट के बारे में जानने वाले हैं, लेयर्स ऑफ गट। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, लेयर्स ऑफ गट रहेगा। क्या रहेगा, लेयर्स ऑफ गट। लेयर्स ऑफ गट। तो लेयर्स ऑफ गट के अंदर हम समझने वाले हैं कि जो हमारी गट पाई जाती है, जो हमारी गट पाई जाती है, वो गट जो होती है वो कितनी लेयर के अंदर डिवाइड होती है, कितनी लेयर के अंदर बटी हुई रहती है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कह रहे हैं। जो माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई रहती है, जो माउथ से लेकर के एनस तक फैली हुई रहती है, उसके अंदर उसका कंपोजिशन किन किन लेयर से वो मिलकर के बनी हुई होती है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, उसका एक बेसिक व्यू बना रहा हूं, गट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक व्यू किसका बना रहा हूं मैं, गट का बना रहा हूं। किसका बना रहा हूं, गट का बना रहा हूं। उसके अंदर वाली लेयर की सबसे पहले बात करेंगे। ये सबसे अंदर वाली लेयर है किसकी, इस गट की, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदर की लेयर की बात कर रहे हैं। सबसे अंदर की लेयर, क्या सर इस एलिमेंट्री कैनाल की लेयर प्रेजेंट होती है? बिल्कुल, लेयर से बना हुआ होता है। उसके अंदर कितनी लेयर होती है सभी देखने वाले यहाँ पर समझने वाले हैं। तो यहाँ पर लेयर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर वाली लेयर बना रहा हूं सबसे पहले। तो मैं इसके अंदर वाली लेयर बना रहा हूं। ओके, एक ही लेयर की बात करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाला हूं इस लेयर के बारे में कि जो गट के अंदर वाली लेयर होती है। हम जाएंगे अंदर से बाहर की तरफ, हम बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ रहे हैं, हम जा रहे हैं लेयर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। अंदर से बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ ये वाली लेयर पाई जाती है। जैसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हम कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ विलाई, माइक्रोविलाई ये यहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं विलाई। क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, विलाई होते हैं। और आपको यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लाई का, क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाई का प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो आपके दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर को, क्रिप्स होते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर को। ओके, इसके अलावा अब इसके अंदर ये लेयर ये जो लेयर होती है इसको क्या नाम देते हैं, कौन सी लेयर होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इस लेयर को हम नाम देते हैं क्या, इस लेयर को नाम देते हैं हम म्यूकोसा। क्या नाम देते हैं, म्यूकोसा। इस लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। और ये जो म्यूकोसा लेयर होती है, ये जो म्यूकोसा लेयर होती है, ये म्यूकोसा लेयर इनर लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, इनर लेयर। ये सब इतनी बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। या मैं इसको ये करता हूं कि अब यहाँ पर और भी कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ये कौन सी लेयर होती है, ये होती है म्यूकोसा। कौन सी होती है, म्यूकोसा। म्यूकोसा होती है, और म्यूकोसा जो होती है इनर लेयर होती है।
यस या नो? आपको इतनी बात समझ में आ रही है? ये कौन सी होती है? इनर लेयर होती है। इनर लेयर होती है म्यूकोसा। इन सभी को हटाकर मैं पीछे बनाता हूँ यहाँ पर। जैसे किसको मैंने नाम दिया है, क्या नाम दिया इनको मैंने? एक को नाम दिया मैंने यहाँ पर प्लाइका, इनको नाम दिया मैंने विलाई, और इनको नाम दिया मैंने क्रिप्स। क्रिप्स ऑफ लिवर होते हैं जो लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको मैंने म्यूकोसा नाम दिया है। अब ये जो म्यूकोसा होती है, इस म्यूकोसा के अंदर भी 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 3 लेयर। एक होती है एपिथेलियम, क्या प्रेजेंट होती है? एपिथेलियम। एक लेयर होती है एपिथेलियम। एपिथेलियम के नीचे होती है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया, और इसके नीचे यहां पर प्रेजेंट होती है कौन सी लेयर? मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस म्यूकोसा, मस्कुलेरिस म्यूकोसा यहां पर प्रेजेंट होती है। लेमिना प्रोप्रिया जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है ल्यूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। लूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। और यहाँ पर इसके अलावा मस्कुलेरिस, यहाँ पर कौन सी लेयर होती है? मस्कुलेरिस म्यूकोसा जो होती है, मस्कुलेरिस म्यूकोसा जो होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है। कौन सी मसल से बनी होती है? स्मूथ मसल से, स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है। ऐसा यहाँ पर स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है। कौन सी? मस्कुलेरिस म्यूकोसा। तो आप देख रहे हैं कि म्यूकोसा के अंदर हमने 3 लेयर लिखी है। एक है एपिथेलियम, दूसरा लेमिना प्रोप्रिया, लूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। मस्कुलेरिस म्यूकोसा होती है स्मूथ मसल से बनी हुई, और मस्कुलेरिस म्यूकोसा यहाँ पर स्मूथ मसल से बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लड और लिम्फ वेसल्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। इस लेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे अंदर वाली लेयर की हम बात कर चुके हैं, म्यूकोसा। इनर लेयर है एपिथेलियम, इसके अंदर पहले लेयर होती है, 3 लेयर प्रेजेंट होती है। एक होती है एपिथेलियम, दूसरी होती है लेमिना प्रोप्रिया, तीसरी होती है मस्कुलेरिस म्यूकोसा, जिसको हम कहते हैं स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है। और इसके अंदर लूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स भी इसके अंदर, इसके अलावा इसके अंदर पाई जाती है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। और इसके अंदर की तरफ जो फोल्ड आपको दिख रहे हैं, इसको मैं कहता हूँ क्या? इसको नाम देता हूँ मैं क्रिप्स। यहाँ पर ये विलाई प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर प्लाइका यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाइका और माइक्रो ये जो होते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। एब्जॉर्प्शन के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। ये सब चीज़ हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये अंदर वाली लेयर आपको समझ में आई या नहीं, जिसको म्यूकोसा कह रहे हैं? तो म्यूकोसा आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अब एक और ये लेयर यहाँ पर लेने वाले हैं, एक और लेयर यहाँ पर लेने वाले हैं, एक और लेयर यहाँ पर लेने वाले। इसके बाद में एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोसा। क्या कहते हैं? जिसे हम सब म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सब म्यूकोसा नाम देते हैं। क्या होती है? सब म्यूकोसा होती है। जैसे हम यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, जो म्यूकोसा के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। म्यूकोसा के जस्ट ऊपर की तरफ पाई जाती है। अब यहाँ पर मैं साथ के साथ क्यों बना रहा हूँ डायग्राम? क्योंकि मैं चाहता था इसको पहले बना करके लेकर के आ सकता था, चाहता तो मैं पहले बना के लेके आ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं आपके साथ भी इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता रहेगी किस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपको भी ड्रॉ करना आना चाहिए अच्छी तरीके से, या आपको भी अच्छी तरीके से ड्रॉ करना आना चाहिए। इसके अलावा मैं जब म्यूकोसा की बात करता हूँ तो इसके बाद में एक दूसरी लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, जिस लेयर का नाम होता है सभी म्यूकोसा। कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? सभी म्यूकोसा लेयर कहते हैं उसे। क्या नाम देते हैं इसको? सब म्यूकोसा कहते हैं। सब म्यूकोसा क्या कहते हैं? इसे सभी म्यूकोसा कहते हैं। और इस सभी म्यूकोसा लेयर के अंदर, इस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो अभी यहाँ पर पाया जा रहा था, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है।
लूज और एरोडर कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना चाहिए, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ब्लड और लिम्फ वेसल्स। इसके अलावा यहाँ ब्लड और लिम्फ वेसल्स। अब यहाँ पर सर इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड और लिम्फ वेसल्स की बात करते हैं तो ये तो म्यूकोसा के अंदर भी पाया जा रहा है, सब म्यूकोसा के अंदर भी पाया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि सभी म्यूकोसा के अंदर इसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड करते हैं जिसे हम कहते हैं नर्व। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? नर्व भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। सभी म्यूकोसा वाले रीजन के अंदर ओनली नर्व पाई जाती है। यहाँ पर जो म्यूकोसा वाला रीजन होता है इसके अंदर नर्व प्रेजेंट नहीं होती है। कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? नर्व प्रेजेंट होती है सभी म्यूकोसा वाले रीजन के अंदर। आप सभी को क्लियर है? तो दो लेयर आप सभी को समझ में आनी चाहिए, पहले है म्यूकोसा, दूसरी होती है सब म्यूकोसा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं यहाँ पर इस प्रकार से एक लेयर प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल से बनी हुई, आउटर होती है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और इनर होती है हमारे पास में सर्कुलर मसल्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक और लेयर बनाई है इसके ऊपर। इस लेयर को मैं नाम देता हूँ, ये वाली लेयर है, इसको मैं नाम देता हूँ क्या? इसको मैं नाम देता हूँ मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना। और मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना जो होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। ठीक है, एक होती है आउटर, एक होती है इनर, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर लेयर जो होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। और इनर जो होती है सर्कुलर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी हुई रहती है। किससे बनी रहती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल से बनी हुई रहती है। आउटर होती है जो किससे बनी हुई रहती है? लॉन्गिट्यूडिनल से। और इनर जो होती है सर्कुलर मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना के। किसकी बात कर रहा हूं? मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना की। क्या सर इसके अंदर लूज और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं पाया जाएगा? वो भी इसके अंदर यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना, यहाँ पर इसको आउटर और इनर के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है सर्कुलर मसल। एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है और एक होती है सर्कुलर मसल। तो आपको ये तीन रीजन समझ में आनी चाहिए। म्यूकोसा कौन सा रीजन होता है, सब म्यूकोसा कौन सा होता है, और मस्क्यूलरिस एक्सटर्ना। 3 लेयर आपको पता होनी चाहिए। हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं हम? अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। अब एक लास्ट लेयर बना रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद में मैं लास्ट लेयर बना रहा हूं जिसको हम कहते हैं सिरोसा। क्या कहते हैं? सिरोसा। मतलब 4 लेयर इसके अंदर पाई जाती है। शानू कितनी लेयर पाई जाती है? 4 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 4 लेयर पाई जाती है इसके अंदर। यहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? इस गट के अंदर। कितनी प्रेजेंट होती है? 4 लेयर प्रेजेंट होती है, जो हमारी माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल तक फैली हुई रहती है। जो हमारी माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल तक फैली हुई रहती है। जो हमारे माउथ से लेकर के एलिमेंट्री कैनाल तक फैली हुई रहती है। जो माउथ से लेकर के कहां पर फैली हुई रहती है? एलिमेंट्री कैनाल तक फैली हुई रहती है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं बस, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में जो लेयर प्रेजेंट है, ये वाली जो लेयर है, इस लेयर को नाम देते हैं, कौन सी लेयर होती है? ये होती है सिरोसा। कौन सी होती है? सिरोसा। सिरोसा लेयर के भी 2 पार्ट्स में, एक होती है आउटर, एक होती है इनर। एक होती है आउटर, एक होती है इनर। आउटर जो होती है वो कौन सी होती है? स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है। कैसी होती है? स्मूथ मसल से बनी। स्मूथ मसल इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनर की बात करते हैं।
इनर जो लेयर पाई जाती है वो होती है मेसोथेलियम। कौन सी होती है? मेसोथेलियम। कौन सी होती है? मेसोथेलियम होती है। इनर की जो लेयर होती है ये होती है मेसोथेलियम। ऊपर वाली जो लेयर होती है स्मूथ मसल से बनी हुई रहती है, सीरोसा की मैंने बात की है। तो मैंने यहाँ पर 4 लेयर प्रेजेंट की है, 4 लेयर प्रेजेंट है यहाँ पर। सबसे पहले म्यूकोसा है, इनर लेयर की बात की है, एपिथेलियम इसके अंदर पहली लेयर है, दूसरी लेयर है लेमिना प्रोप्रिया, तीसरी है मस्कुलरिस म्यूकोसा। 3 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है म्यूकोसा के अंदर। और सब म्यूकोसा के अंदर होता है ब्लड और लिम्फ वेसल्स। आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है नर्व के बारे में। यहाँ पर याद क्या रखना है, नर्व के बारे में याद रखना है। नर्व सेल यहाँ पर प्रेजेंट होती है सब म्यूकोसा वाले रीजन में। इसके अलावा सब मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात करते हैं तो यहाँ पर आउटर और इनर, आउटर और इनर, यहाँ पर आउटर होती है लॉन्गिट्यूडिनल, इनर होती है सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सीरोसा की बात करते हैं, इसके अंदर भी होते हैं आउटर स्मूथ मसल से बना हुआ, इनर होता है मेसोथेलियम। इनर वाली जो होती है कौन सी होती है? मेसोथेलियम सेल से मिल करके बनी हुई रहती है, ये होती है मेसोथेलियम सेल से। ठीक है, अभी यहाँ पर होता क्या है, जो मैंने यहाँ पर पियर पैचेज पाए जाते हैं, फ्लेक्सेज पाए जाते हैं, सॉरी कुछ फ्लेक्सेज पाए जाते हैं, फ्लेक्सेज पाए जाते हैं, ये भी फ्लेक्सेज होते हैं जो मैं बना रहा था अभी थोड़ी देर पहले। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीके से आपको। अब मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ओरबक फ्लेक्सेज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। किसकी बात कर रहा हूँ? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 2 प्रकार के न्यूरॉन पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑर्बिक फ्लेक्सेज और एक होते हैं यहाँ पर मिशनस फ्लेक्सेज। स्पेलिंग थोड़ी गलत देख लेना एक बार। यहाँ पर होते हैं ऑर्बिक फ्लेक्सेज और दूसरी होती है मिशनस फ्लेक्सेज। क्या होती है? ऑर्बिक फ्लेक्सेज और दूसरी होती है मिशनस फ्लेक्सेज। यहाँ पर अगर बात करता हूँ ऑर्बिक फ्लेक्सेज की, तो आपको रेड कलर में जो दिख रही है, ये जो फ्लेक्सेज दिख रहे हैं ये कौन से होते हैं? ऑर्बिक फ्लेक्सेज होते हैं। कौन से फ्लेक्सेज होते हैं? ऑर्बिक फ्लेक्सेज होते हैं। जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात करता हूं, ये ऑर्बिक फ्लेक्सेज क्या काम करते हैं, ये सब चीजें आपको समझ में आने वाली है। एक बार देखिएगा जरा। जो हमारे मिशनल फ्लेक्सेज होते हैं, ये वाले जो फ्लेक्सेज आपको दिखाए गए हैं, ये कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? ये होते हैं मिशनल फ्लेक्सेज। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये सब म्यूकोसा वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्या पर प्रेजेंट होते हैं? सब म्यूकोसा। ये होता क्या है और मैं नहीं करता क्या, ये बताइए सर। यहाँ पर होता क्या है कि ऑर्बिक फ्लेक्सेज और मिशनल फ्लेक्सेज ये कॉन्ट्रैक्शन और सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इस गट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस गट के अंदर जो सीक्रेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये जो वाली पोजीशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात करता हूँ सीक्रेशन की। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को और सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये ऑर्बिक फ्लेक्सेज और यहाँ पर मिशनल फ्लेक्सेज दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो मेनली जो मिशनल फ्लेक्सेज होता है, मिशनल फ्लेक्सेज होता है, मिशनल फ्लेक्सेज क्या करता है? वो क्या करता है? गट सीक्रेशन, गट सीक्रेशन क्या करता है? गट सीक्रेशन, या मैं कह सकता हूं कि गट सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोल करता है, गट के सीक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पर मिशनल फ्लेक्सेज करते हैं। कौन करते हैं? कंट्रोल गट सीक्रेशन, कंट्रोल गट सीक्रेशन। गट के सीक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? मिशनल फ्लेक्सेज कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्बिक फ्लेक्सेज प्रेजेंट है वो किसको कंट्रोल करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं गट कॉन्ट्रैक्शन को। किसको कंट्रोल करते हैं? गट कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? गट कॉन्ट्रैक्शन को। ऑर्बिक फ्लेक्सेज क्या करते हैं? ये गट कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। किसको कंट्रोल करते हैं? गट के कॉन्ट्रैक्शन को ऑर्बिक फ्लेक्सेज। मतलब क्या हुआ? ऑर्बिक फ्लेक्सेज
और मिशन फ्लेक्सेज, ये सब नेटवर्क होता है न्यूरॉन का, जो हमारी गट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का और सीक्रेशन करवाने का काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ये गट की लेयर्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होने चाहिए। चाहो तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसको आपको बताने की कोशिश की है। फिर अगर कुछ डाउट हो आपका तो आप मेरे को बता सकते हैं। फिर से बता देता हूँ एक बार कि इसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट होती है गट के अंदर। एक होती है म्यूकोसा, दूसरी होती है सब म्यूकोसा, तीसरी होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना और तीसरी होती है सीरोसा। इन लेयर्स के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सब आप देख लेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, देखेंगे कि इसके अंदर एक नेटवर्क भी पाया जाता है जो गट के कॉन्ट्रैक्शन को और सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, और इसके बाद में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम इस नेटवर्क के बारे में अलग से पढ़ेंगे वैसे तो, और इसके पहले एक लेयर के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि ये लेयर जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सेम होती है। पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सेम होती है। ये 4 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पर? 4 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। लेकिन एक केस मेरे पास में ऐसा आता है जिसके अंदर अगर मैं स्टोमक की बात करता हूँ तो वहां पर यहाँ पर जो मैंने सभी म्यूकोसा देखी थी, मैंने यहाँ पर जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना जो देखी थी, मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर मैंने 2 लेयर देखी थी। सबसे पहली थी मेरे पास में लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी थी मेरे पास में सर्कुलर मसल। उनके अंदर से अब जब हम स्टोमक की बात करते हैं तो स्टोमक के अंदर 3 लेयर पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल भी पाई जाएगी, सर्कुलर भी पाई जाएगी, इसके अलावा उसके अंदर एक लेयर और पाई जाती है जिसे कहते हैं ओब्लिक मसल। मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक है। किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक हमारा मस्कुलर लेयर्स ऑफ स्टोमक की बात कर रहे हैं। मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक है तो मैं कह सकता हूं यहां पर इन केस ऑफ स्टोमक के एक्स्ट्रा थर्ड लेयर present below circular muscle, below circular muscle। यहां पर देखिए मैं कह रहा हूं मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक, मतलब स्टोमक के अंदर जो मस्कुलर लेयर पाई जा रही है, कौन सी मस्कुलर लेयर है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर देखिए आप, मैं कह रहा हूं केस ऑफ द स्टोमक एक्स्ट्रा थर्ड लेयर प्रेजेंट बिलो सर्कुलर मसल। मतलब यहां पर जो मैंने अभी लेयर बनाई थी कुछ समय पहले, मैंने यहां पर कौन सी लेयर बनाई थी? ये वाली थी लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडिनल मसल बनाई थी मैंने। यस या नो? एनी डाउट यहां तक? कोई समस्या है क्या? मैंने कौन सी बनाई थी? लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सी थी मेरे पास में? लॉन्गिट्यूडिनल मसल थी, और मेरे पास में ये भी यहां पर पाई जा रही थी, जिनको मैंने नाम दिया था। कौन सी थी ये? सॉरी, ये सर्कुलर थी, ये लॉन्गिट्यूडिनल थी, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ लेयर और प्रेजेंट होती है, यहाँ पे कुछ लेयर और प्रेजेंट होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केस ऑफ द स्टोमक। इन केस ऑफ द स्टोमक की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्टोमक के अंदर देखिए आप 3 लेयर प्रेजेंट है। कितने लेयर प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पे कितने लेयर प्रेजेंट है। सबसे पहले ये वाली आउटर है, ये होती है मिडल होती है, ये होती है इनर। कौन सी होती है? इनर। ये होती है आउटर, ये होती है मिडल, और ये होती है इनर। यहाँ 3 लेयर मैंने यहाँ पर बनाई। स्टोमक की बात करूं, वैसे तो आप एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पर 4 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और संपूर्ण एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वही लेयर प्रेजेंट होती है। लेकिन मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं?
कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया है। किसके अंदर आया है? स्टोमक के अंदर। वो 3 लेयर तो सेम है, लेकिन एक लेयर जिसका नाम होता है मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना, वो मस्क्यूलेरिस एक्सटर्ना जो लेयर होती है वो उसके अंदर 2 लेयर ना होकर के कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर प्रेजेंट होती है? 3 लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली है आउटर। आउटर को क्या नाम दिया था मैंने नाम दिया था लॉन्गिट्यूडनल। क्या नाम दिया था? लॉन्गिट्यूडनल। और एक नाम दिया था मैंने मिडल को सर्कुलर। यहां पर मिडल नहीं थी, वहां पर यहां पर थी इनर, सर्कुलर नाम दिया था। अब जो मिडल वाली क्यों हो गई सर्कुलर? क्योंकि इसके नीचे एक और लेयर आ गई, तो ये मिडल हो जाएगी, ये इनर हो जाएगी, और इनर को नाम देते हैं ओब्लिक। क्या नाम देते हैं? ओब्लिक। क्या नाम देते हैं भैया? ओब्लिक नाम देते हैं। और ओब्लिक के बारे में एक बात और, ओनली प्रेजेंट इन स्टोमक। ओनली किसके अंदर प्रेजेंट होती है? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होती है। बात समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि ये कहां पर प्रेजेंट? ओनली स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है। ये वाली लेयर और कहीं पर नहीं पाई जाएगी। तो ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए इसके बारे में। और मैं जो भी यहाँ पर नोट्स ड्रॉ कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, मतलब छाप सकते हैं। इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम बात करने वाले हैं अभी क्या रहेगा? नर्वस रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक क्या कह रहा है? ये टॉपिक कह रहा है कि नर्वस रेगुलेशन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है कौन? सीक्रेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी गट के अंदर, वो इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। नर्वस सिस्टम के अंदर हम एक भाग देखते हैं, पार्ट देखते हैं। हम देखते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या देखते हैं? ब्रेन का पार्ट होता है वैसे मेडुला ओब्लोंगेटा। ओब्लोंगेटा 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 मेडुला ओब्लोंगेटा एक पार्ट होता है। मेडुला ओब्लोंगेटा जो पार्ट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको? 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में करते हैं? एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस। पीएनएस मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये आप नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हो। जो पीएनएस होता है वो एसएनएस और एएनएस में बटा हुआ रहता है। एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कौन सा? एक होता है सिंपैथिक और दूसरा होता है पैरा सिंपैथिक। सिंपैथिक और कौन सा? पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक और कौन सा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। एनएस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? एक होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये कौन से किसके भाग होते हैं? एएनएस मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है इसके बारे में एक बात जानना जरूरी है। जो सिंपैथेटिक होता है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है।
कौन सी कंडीशन में? इमरजेंसी कंडीशन में काम कौन करता है? सिंपैथेटिक काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक जो काम करता है वो रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। कौन सी कंडीशन में? रेस्टिंग कंडीशन में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। और इमरजेंसी में कौन काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी सिंपैथेटिक। इमरजेंसी मींस क्या हुआ? इमरजेंसी मींस ये हुआ कि इमरजेंसी कंडीशन, हम एक ऐसा स्टेज है, हम ज्यादा उत्साहित है, ठीक है, हमारे सामने शेर आ गया, तो कौन सी कंडीशन होती है? इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, वो इमरजेंसी कंडीशन होती है। इस इमरजेंसी कंडीशन में कौन काम कर रहा है? सिंपैथेटिक। हमारे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? इमरजेंसी कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन में काम करते हैं? इमरजेंसी। और यहां पर पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। कौन सी कंडीशन में काम करता है? रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। तो दोनों की जो कंडीशन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। और दोनों किसके भाग होते हैं? एएनएस के भाग होते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सिंपैथेटिक भी एएनएस का भाग है, पैरासिम्पैथेटिक भी एएनएस का भाग होता है। और सिंपैथेटिक जो होता है इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। इसके अलावा जब आप आगे देखते हो तो आप देखते हैं कि ये जो होते हैं ये कंट्रोल करते हैं किसको? ऑरबैक फ्लेक्सेज। और ऑरबैक फ्लेक्सेज कौन सा होता है? ऑरबैक फ्लेक्सेज। और एक होता है मिशनर फ्लेक्सेज। कौन सा होता है? मिशनर फ्लेक्सेज। ऑरबैक फ्लेक्सेज और एक होता है कौन सा? मिशनर फ्लेक्सेज। ऑरबैक फ्लेक्सेज और एक कौन सा होता है? मिशनर फ्लेक्सेज होता है। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मिशनर फ्लेक्सेज सब म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है गट की। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ये जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है उनके बीच में पाया जाता है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब मैंने बात कही थी कि सिंपैथेटिक इमरजेंसी कंडीशन में काम करेगा। कौन सी कंडीशन में काम करेगा? इमरजेंसी में। इमरजेंसी कंडीशन मींस ये हुआ कि यहां पर ऑरबैक फ्लेक्सेज क्या काम करता है? गट कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? गट कॉन्ट्रैक्शन का। और ये क्या काम करता है? गट सीक्रेशन का। पहले बता चुका हूं आपको। तो गट सीक्रेशन का काम कौन करता है? मिशनर फ्लेक्सेज कर रहा है। गट कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन कर रहा है? ऑरबैक फ्लेक्सेज कर रहा है। मतलब ये क्या करेगा? इमरजेंसी कंडीशन में उनको स्लो डाउन करेगा। उनको क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। तो क्या मैं सिंपैथेटिक के लिए एक शब्द यूज कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि ये कम करता है? किसको कम करता है? सीक्रेशन को, ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन को। यस, किसको कम करता है? सीक्रेशन को और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको क्या करता है? कम करता है, डेफिशिएंट करता है। किसको कम करता है? गट के अंदर सीक्रेशन को और कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देता है? कम कर देता है। जब हमारे पास में कौन सी कंडीशन होती है? जब हमारे पास में इमरजेंसी कंडीशन होती है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये भी क्या करेगा? दोनों कंडीशन में काम करेगा। दोनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन में काम करेगा? यहां पर ऑरबैक फ्लेक्सेज के ऊपर भी काम करेगा, मिशनर फ्लेक्सेज के ऊपर भी काम करेगा। तो मेनली होता क्या है कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर यहां पर गट का सीक्रेशन और गट का कॉन्ट्रैक्शन है, ये क्या करेगा? बढ़ाने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? बढ़ाने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर तो कम हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो सीक्रेशन होता है, सीक्रेशन एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? इसका मतलब समझ में आया ना? क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन हो रही है, तो इमरजेंसी कंडीशन में सीक्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा? वो इमरजेंसी वाली कंडीशन है। अब तो हमारे को दौड़ना है, शेर हमारे सामने आ गया, तो ये प्रक्रिया तो ऑटोमेटिकली स्लो पड़ जाएगी। होगी कि नहीं होगी? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी तो ये प्रक्रिया ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होना स्टार्ट हो जाती है। और रेस्टिंग कंडीशन में तो उनको होना ही है। रेस्टिंग कंडीशन में बैठे हुए भोजन का तो पचना वैसे भी होना है, तो उस समय ज्यादा तीव्र गति से काम करते हैं। कंट्रोल कौन करता है? ऑरबैक फ्लेक्सेज और मिशनर फ्लेक्सेज इसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये हमने गट वाला जो पोर्शन था उसको पूरा कंप्लीटली देख लिया है।
गट का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट करने वाले किसके बारे में, अब हम बात करने वाले ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले, ग्लैंड्स के बारे में। इसके जैसे स्टार्ट करते हैं, इससे पहले आप छापिए इनको, जो भी है लिखिए। ठीक है, आपने बना लिया होगा। यहाँ पर कुछ शब्द है जो देख लेना जरा। यहाँ पर है सीक्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज, यहाँ पर गट सीक्रेशन लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा है कैमरे में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं किसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले ग्लैंड्स के बारे में। किसके बारे में, ग्लैंड। सबसे पहले ग्लैंड जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है सलेवरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड के बारे में। सलेवरी ग्लैंड जो होती है वो 3 पेयर में प्रेजेंट होती है। 3 पेयर में कैसे प्रेजेंट होती है, पेयर्स, 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती है। इसका एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि किस प्रकार से होता है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 पेयर बनाए हैं, एक पेयर ये वाला, एक ये 3 पेयर मैंने बनाए हैं। किसके पेयर, ये सलेवरी ग्लैंड्स की। सलेवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा रिलीज करती है। सलेवरी ग्लैंड्स वो ग्लैंड होती है जो सलाइवा रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, सलाइवा रिलीज करती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है, उनका क्या नाम होता है, वो कितना % सलाइवा रिलीज करती है, ये इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस ग्लैंड की। ये जो ग्लैंड आपको दिख रही है इसको मैं नाम देता हूं पेरोटिड। कौन सी ग्लैंड है, पेरोटिड ग्लैंड होती है। और पेरोटिड ग्लैंड होती है 1 पेयर। कौन सी होती है, कितनी होती है, 1 पेयर में होती है। इसके अलावा जो आपको ये वाली दिख रही है रेड कलर की, इसको कहते हैं सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। और ये वाली जो ग्लैंड है इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं कौन सी ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर। कौन सी होती है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ये ग्लैंड होती है। ग्लैंड का नाम पता है आपको, देखिए अब ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं तो बता देता हूं थोड़ा इसके बारे में भी। तो यहां पर जो आपको पेरोटिड ग्लैंड दिख रही है, सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्यों बोला इसको, क्योंकि अपनी जो जीभ होती है उसके लिए हम यूज करते हैं टर्म लिंगुअल। क्या यूज करते हैं, लिंगुअल। सबलिंगुअल क्यों बोला, इस वजह से बोला क्योंकि जीभ के नीचे है, जीभ के नीचे, टंग के नीचे पाई जाती है, इस वजह से बोला सबलिंगुअल। और यहाँ पर मैक्सिलरी बोल रहा है, सब मैक्सिलरी बोल रहा है, सब मैक्सिलरी बोल रहा है और सब मैंडिबुलर बोल रहा है। मतलब नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके नीचे पाई जा रही है, उसके अंदर पाई जा रही है, बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, क्योंकि नीचे वाले जबड़े में पाई जा रही है। सबसे पहले बात करता हूं मैं किसकी, सबसे पहले बात करूंगा मैं पेरोटिड ग्लैंड की। किसकी बात करता हूं, पेरोटिड ग्लैंड की। एक ग्लैंड का नाम होता है और ये वो ग्लैंड होती है जिनका स्राव नलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नलिका के द्वारा होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिनका स्राव किसे होता है, नलिका के द्वारा होता है, ट्यूब के डक्ट के द्वारा होता है। डक्टलेस नहीं होती, इसके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती है। यहां पर देखिए पेरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट। कौन सी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड एंड प्रेजेंट बिलो द ईयर और चीक।
कहां पर प्रेजेंट होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। तीनों ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। प्रेजेंट कहां होती है? बिलो द ईयर, हमारा जो ईयर होता है, कान होता है, यहां पर पाई जाती है, यहां पर पाई जाती है। चीक होता है, यहां पर पाई जाती है। यहां पर कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है। इसके अलावा पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो डक्ट होती है, उस डक्ट को नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं स्टेंशन, स्टेंशन डक्ट। कौन सी डक्ट होती है? स्टेंशन डक्ट होती है। कौन सी डक्ट होती है? लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, प्रेजेंट होती है ईयर और चीक के नीचे, और स्टेंशन इसकी डक्ट का नाम होता है। कौन सी होती है डक्ट? इसकी स्टेंशन डक्ट होती है। और लगभग अगर बात की जाए तो ये क्या करती है? लगभग 30% सीक्रेशन करती है ऑफ मैक्सिमम ऑफ टोटल सलाइवा। टोटल सलाइवा का कितना? लगभग 30% या लगभग 70% होता है शायद। यहां पर 70% होता है शायद। यहां पर 5% होता है, यहां पर 30% होता है, यहां पर 70%। हाँ, यहां पर 70% होता है। 70% ऑफ टोटल सलाइवा। टोटल सलाइवा का कितना परसेंट सीक्रेट करता है? ये करता है 70%। जो सलाइवा रिलीज करता है वो रिलीज करती है कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि सबसे ज्यादा है ना, बड़ी है, इस वजह से 70% करेगी। मतलब क्या करेगा? पैरोटिड ग्लैंड 70% सलाइवा रिलीज करता है। कितना परसेंट? 70% सलाइवा रिलीज करता है टोटल सलाइवा का। यहाँ पर इसके बारे में 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। लार्जेस्ट होती है, प्रेजेंट कहां होती है? ईयर और चीक के नीचे। स्टेंशन डक्ट होती है, इसका नाम जो डक्ट होती है उसका क्या नाम होता है? स्टेंशन डक्ट होती है। और 70% रिलीज करती है सलाइवा, टोटल सलाइवा की। इसके अलावा बात करते हैं दोबारा, दूसरे नंबर पर है मेरे पास में सबलिंगुअल। सबलिंगुअल की बात करते हैं तो ये होती है स्मॉलेस्ट, प्रेजेंट बिलो द टंग, मतलब जीभ के नीचे पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। सबलिंगुअल कहते हैं, और जीभ के नीचे पाई जाती है। आपको सभी को समझ में आना चाहिए। दूसरी बात कहता हूं इसके बारे में, इसके जो डक्ट होती है उसको कहते हैं, इसको बोलते हैं रिविनस डक्ट होती है इसकी। कौन सी डक्ट होती है? रिविनस। और 5% सीक्रेशन ऑफ टोटल सलाइवा। 5% सीक्रेशन करती है किसका? टोटल सलाइवा का। टोटल सलाइवा का 5% रिलीज करती है कौन? सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है, जो सलाइवा रिलीज करती है, वो 5% करती है टोटल सलाइवा का। डक्ट होती है रिविनस डक्ट पाई जाती है। और यहाँ पर कौन सी होती है? स्टेंशन डक्ट प्रेजेंट होती है। और स्मॉलेस्ट होती है सबलिंगुअल। ओके, इसके बाद में मेरे पास में तीसरी जो डक्ट आती है, उस डक्ट का नाम होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। और सब मैक्सिलरी और जो सब मैंडिबुलर होती है, उसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये एवरेज होती है वैसे तो। और कहां पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है बिलो द लोअर जो कहां पर प्रेजेंट होती है? निचले जबड़े के नीचे। निचला जो जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, वहां पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इस नीचे वाले जबड़े में पाई जाती है। इस वजह से इसको नाम दिया है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर नाम दिया है। कौन सी ग्लैंड? सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर इसको नाम दिया है। और इसके अलावा इसके डक्ट होती है जिसे कहते हैं वार्टन्स डक्ट। कौन सी डक्ट होती है? वार्टन्स डक्ट कहते हैं इसे। इसके डक्ट को क्या कहते हैं? वार्टन्स डक्ट। कौन सी डक्ट होती है? वार्टन्स डक्ट। डक्ट का नाम याद होना चाहिए आपको, वार्टन्स डक्ट कहते हैं। इसके अलावा वार्टन्स डक्ट होती है। इसके अलावा ये लगभग 30% सीक्रेशन करती है। 30% क्या करती है? सीक्रेशन ऑफ टोटल सलाइवा। टोटल सलाइवा कितना रिलीज करती है? 30% सलाइवा रिलीज करती है। कौन सी ग्लैंड करती है? सबलिंगुअल या सब मैक्सिलरी या सब
मैंडिबुलर, मैंने गलती से वो नाम बोल दिया था, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर रिलीज करती है 30% सीक्रेशन ऑफ टोटल सलाइवा। तो 3 ग्लैंड मैंने यहाँ पर देखे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर 3 पेयर्स में प्रेजेंट होता है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, ये 1 पेयर में पाई जाती है, सब लिंगुअली भी 1 पेयर में पाई जाती है, और यहाँ पर सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो है वो भी 1 पेयर में पाई जाती है। इसका सीक्रेशन मैंने बता दिया, इसके अंदर कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको उतार सकते हैं, छाप सकते हैं। ठीक है, उतार लिया होगा, छाप लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं सलाइवा के अंदर कौन कौन सी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। किसकी बात करने वाले हैं? कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। कंपोजिशन मींस क्या होता है? कंपोजिशन मींस होता है कि ये सलाइवा जो रिलीज हुआ है, इस सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जा रहा है, मतलब सलाइवा किससे मिलकर के बना है इसके बारे में बात करने वाले। इसको कहते हैं कंपोजिशन, मतलब किससे मिलकर के बना है। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं, तो नंबर 1 पर आता है वाटर। कितना क्या आता है? वाटर आता है। वाटर कितना होता है? 99.5% वाटर इसके अंदर रिलीज होता है। सेकंड नंबर पे मेरे पास में आते हैं सोल्यूट्स। क्या होते हैं सोल्यूट्स? 0.5%, जीवन 0.5% प्रतिशत क्या पाए जाते हैं? सोल्यूट पाए जाते हैं। और आप बोलेंगे सर सोल्यूट मींस क्या? तो सोल्यूट मींस क्या? तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां पर होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम। नंबर 2 क्लोराइड। नंबर 3 बाइकार्बोनेट। नंबर 4 है फॉस्फेट। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर? फॉस्फेट। ये क्या है? सोल्यूट्स प्रेजेंट। इसके अलावा इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर क्लोराइड जो दे रखा है इसके कंपोजिशन के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? क्लोराइड के कंपोजिशन के बारे में बात किया। और इसके बारे में इसने कहा है कि जो क्लोराइड होता है एक्ट करता है किसके तरह? एक्ट करता है कोफैक्टर की तरह। किसकी तरह? कोफैक्टर की तरह। एक्ट एज कोफैक्टर की तरह एक्ट कौन करता है? कार्बोनेट करता है। कौन करता है? क्लोराइड करता है। और क्लोराइड अगर कोफैक्टर की तरह यूज करता है तो सबसे पहले हम ये समझ में आना चाहिए कि कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर वो होता है जो किसी रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या उस रिएक्शन को किसी जल्दी से करवा रहा है, या तो उस रिएक्शन को जल्दी से करवाए या उस रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब यहां पर क्या करवाएगा ये? यहां पर जो स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम का नाम लिख रहा हूं, स्लेवरी एमाइलेज जो एंजाइम पाया जाता है, स्लेवरी एमाइलेज जो एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये जो एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, इसके अंदर कोफैक्टर की तरह काम करेगा। इसके अंदर किसकी तरह काम करेगा? कोफैक्टर। मतलब इसके अंदर इस प्रक्रिया को एक फास्ट तरीके से या इस प्रक्रिया को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोराइड आयन होता है। कौन सा आयन होता है? क्लोराइड आयन होता है। अब यहां पर दूसरी बात करता हूं मैं बाइकार्बोनेट की।
किसकी बात करता हूं मैं? बाइकार्बोनेट की। अगर बाइकार्बोनेट की बात करता हूं तो बाइकार्बोनेट के बारे में कहा जाता है, बाइकार्बोनेट के बारे में क्या कहा जाता है? बाइकार्बोनेट जो होता है वो एक्ट करता है, किसकी तरह एक्ट करता है? वो एक्ट करता है पीएच को मेंटेन करने वाला कौन होता है? पीएच को मेंटेन करने वाला कौन होता है? नाम बताइएगा जरा। एक्ट एज बफर। किसके बारे में? किसकी तरह? बफर। जो पीएच को मेंटेन करते हैं, जो पीएच को मेंटेन करते हैं। बफर का क्या काम होता है? पीएच को मेंटेन करना। किसको मेंटेन करना? मेंटेन पीएच। पीएच को क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं। बफर क्या करते हैं? पीएच को मेंटेन करता है। और बफर का काम कौन करता है यहाँ पर इस कंपोजिशन में? यहाँ पर बाइकार्बोनेट बफर का काम करते हैं, जो पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। यहाँ पर क्लोराइड की बात करते हैं, एक्ट करता है कोफैक्टर की तरह। और कोफैक्टर किसी भी क्रिया को, किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जैसे मैं बात किया मेंटेन पीएच की बात आई तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एक दिन में लगभग हमें 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से क्या करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। 1.5 लीटर पर डे के हिसाब से क्या करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। और इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच होता है 6.8 या 6.4 से 6.8 के बीच में इसका पीएच पाया जाता है। किसका पीएच होता है? यहाँ पर जो सलाइवा होती है इसका पीएच 6.4 से 6.8 के बीच में पाया जाता है। और 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज की जाती है हमारे माउथ में डेली। कितने? 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज की जाती है। तो बताइए ये कंपोजिशन आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पर ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसके अंदर जो सॉल्यूट्स है मैंने उसका नाम आपको बता दिया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात करने वाले हैं? अब यहाँ पर जो एंटीबैक्टीरियल गुण वाले जो एंजाइम्स यहाँ पर पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण इसके अंदर किसके अंदर पाए जाते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी एंटीबैक्टीरियल किसके बारे में बात करने वाले हैं? एंटीबैक्टीरियल के बारे में बात करने वाले हैं। चाहो तो इसको उतार सकते हो। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एंटीबैक्टीरियल गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो एंटीबैक्टीरियल मतलब बैक्टीरिया से लड़ने वाला। किससे लड़ने वाला? बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल मतलब हुआ कि बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुण इसके अंदर कुछ किसके अंदर पाए जाते हैं? सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर, सबसे पहले मैं लिखता हूं थायोसाइनेट। क्या लिखता हूं? यहाँ पर मैं थायोसाइनेट लिखता हूं। क्या लिखता हूं? थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के अंदर यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से लड़ने की इसके अंदर क्षमता पाई जाती है। बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता पाई जाती है थायोसाइनेट के अंदर। किसके अंदर? थायोसाइनेट के अंदर। इसके अलावा थायोसाइनेट के अंदर बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या पाया जाता है? सोच जरा, लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये लाइसोजाइम इसके अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल गुण परफॉर्म करता है। यानी बैक्टीरिया से लड़ने की इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। थायोसाइनेट पहला हो गया, दूसरा हो गया दूसरा हो गया मेरे पास में लाइसोसोम, तीसरा हो गया मेरे पास में इम्यूनोग्लोब्यूलिन। क्या होता है? ए। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए मतलब आईजीए। क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए इसके अंदर पाया जाता है। आईजीए। सर आईजीए इसके अंदर पाया जाता है? हाँ बिल्कुल, अपनी लार के अंदर आईजीए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर ए आएगा शायद, आईजीए जो भी है, ठीक है, देख लेना एक बार। इम्यूनोग्लोबुलिन ए क्या पाया जाता है? यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन ए पाया जाता है। उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबैक्टीरियल गुण प्रेजेंट होते हैं। स्लिपिंग ऑफ टंग, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए मतलब आईजीए इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 3 चीजें मैंने देखी है जो एंटीबैक्टीरियल की तरह परफॉर्म करती है। 3 एंजाइम मैंने देखा हूं। यहाँ पर थायोसाइनेट होता है, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए इसके अंदर पाया जाता है। दूसरी बात करता हूं मैं यहाँ पर एंजाइम की। किसकी बात करता हूं मैं? एंजाइम की बात करता हूं, मतलब यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं हमारे सलाइवा के अंदर। सबसे पहला एंजाइम जो पहले भी लिख चुका था यहाँ पर, जिसका नाम होता है स्लेवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? स्लेवरी
एमाइलेज क्या नाम होता है, स्लेवरी एमाइलेज नाम होता है। एक होता है लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज। अब ये जो लिंगुअल लाइपेज में लिखा है इसको ध्यान से देखना और इसको याद रखना, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में या अगले लेक्चर में मैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपको। किसके बारे में, लिंगुअल लाइपेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहो तो आप इसको उतार सकते हो। मेरे पास थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर बची हुई है, तो इस जगह को यूज करते हुए मैं इसे आप लोगों को कुछ भी पॉइंट्स लिखने वाला हूँ वैसे तो। अब यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेट्स फूड, मतलब फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। क्या करता है म्यूकस, फूड को लुब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। उसको सलाइवा जो होती थी वो लसलसा बनता था, जिसे हम बोलस कह रहे थे, वो बोलस यहाँ पर ही बनता है म्यूकस की वजह से। और इसके अलावा आपको जानकारी हैरानी होगी, हमारे सलाइवा के अंदर यूरिया पाया जाता है और यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, यूरिया भी पाया जाता है और म्यूकस भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सभी कंपोनेंट्स जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो कंपोनेंट्स हमारी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हमारे सलाइवा के अंदर 1.5 लीटर हमें डेली लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज करते हैं। पीएच 1.4 से 1.8 होता है। इसके अंदर 99.5% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन 0.5% इसके अंदर सॉल्यूट्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट जैसे आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड आयन इसके अंदर एक कोफैक्टर की तरह काम करता है, स्लेवरी अमाइलेज को स्टार्च से माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। बाइकार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट क्या करता है, बाइकार्बोनेट के बारे में मैंने आपको कहा था, एक्ट एज बफर की तरह काम करता है, जो मेंटेन करता है किसको, पीएच को। उसके बाद में एंटी बैक्टीरियल गुण देखे हैं मैंने, और उसके अंदर कहा है मैंने थायोसाइनेट होता है, लाइसोजाइम होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, आईजीएच को कह रहे हैं। एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन सा, स्लेवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज। लाइपेज आपको याद रखना है, ये भी याद तो रखना ही है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट होता है जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। किसके ल्यूब्रिकेशन में, फूड के ल्यूब्रिकेशन में। और यूरिया, यूरिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये सभी चीजें आप सभी को समझ में आई होगी। आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर कुछ जगह मिस्टेक हो सकती है, वहां पर जो मैंने अभी याद आ रहा है मेरे को कि जो मैंने यहाँ पर 30% है 70% लिखा था, वहां पर 70% आगे 30% आएगा, है ना। और यहाँ पर जो मैंने 70% लिखा, 30% लिखा था, वहां पर 70% आएगा, मतलब उसको चेंज कर लेना। यहाँ पर आएगा 70%, 30%, यहाँ पर आएगा 70%, इस प्रकार से होगा। ओके, तो ये सभी बातें आप सभी को क्लियर होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसके बारे में बात करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर आके देखने के लिए। ओके, मिलते हैं।